डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन डेटा बहुत सारा यहाँ पर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायोडाइवर्सिटी का मतलब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये टर्म दिया गया रोजन के द्वारा और इस टर्म को पॉपुलराइज किया एडवर्ड विल्सन नाम के साइंटिस्ट ने। हमारी अर्थ पर फिशेस की करीब 28,000 जातियां हैं, बीटल की 3 लाख जातियां हैं, 20,000 जातियां एंट यानी चींटियों की और 20,000 जातियां ऑर्किड की हैं। अब बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पे, मैक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम तक हर लेवल पे। 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बायोडाइवर्सिटी के हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी एट द जीन लेवल। ये एक ही स्पीसीज के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे मैंगो की बात करें, मैंजीफेरा इंडिका, तो इसकी 1000 वेराइटीज हैं, यानी मैंगो में जेनेटिक डाइवर्सिटी है। अलग अलग वेराइटी आप जानते हैं, अलग अलग वेराइटी का जो स्वाद सुगंध है वो अलग अलग होता है। राइस के करीब 50,000 स्ट्रेन हैं। रोल्फिया ओमेटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है जो हिमालय रेंजेस पे पाया जाता है। इसकी रूट से रेसरपिन नाम का एक केमिकल निकलता है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए यूज किया जाता है। RRR से याद कर सकते हो, RRR यहीं से बनाई गई है। अब रेसरपिन अलग अलग एरिया में पाया जाता है हिमालय में, और अलग अलग एरिया में पाए जाने की वजह से इसका कंसंट्रेशन और पोटेंसी अलग अलग हो जाता है। दूसरा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। दिस इज डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल। जैसे वेस्टर्न घाट ऑफ हिमालय में ईस्टर्न घाट की तुलना में ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी? एम्फीबियन स्पीसीज की। दिस इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। तीसरा है बेटा यहाँ पर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो इकोसिस्टम लेवल की डाइवर्सिटी को इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में नॉर्वे की तुलना में ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी इंडिया में ज्यादा तरह के इकोसिस्टम है। अब आते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, कितनी डाइवर्सिटी दुनिया और इंडिया में। तो आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, आईयूसीएन 2004 के अनुसार जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज हैं 1.5 मिलियन से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी 15 लाख से थोड़ी ज्यादा जातियां प्लांट और एनिमल की हैं। करीब 20 से 50 मिलियन स्पीसीज अभी खोई जानी बाकी, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं। लेकिन रॉबर्ट मे के अनुसार, रॉबर्ट मे की अगर बात करें बेटा, तो रॉबर्ट मे के अनुसार 7 मिलियन टोटल जातियां धरती पर हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन खोजी जा चुकी हैं और अभी 6 मिलियन खोजी जानी बाकी हैं। मैथ मत लगा देना, ध्यान रखना, मैथ नहीं लगानी यहाँ पर। क्या यहाँ मैथ लगा दोगे? नहीं, बिल्कुल मैथ नहीं लगाओगे। 7 मिलियन टोटल हैं धरती पर जातियां, 1.5 मिलियन खोजी गई तो 5.5 नहीं बची, 6 मिलियन अभी भी खोजी जानी बाकी। सारा डेटा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब करें स्पीसीज की जो खोज है वो ज्यादातर कंप्लीट है कहाँ पर? टेम्परेट रीजन में ज्यादातर कंप्लीट है, ट्रॉपिकल रीजन की तुलना में। ट्रॉपिकल रीजन की तुलना में जो 1.5 मिलियन स्पीसीज धरती पर हैं उनमें से 70% स्पीसीज एनिमल की हैं और 22% से कम स्पीसीज प्लांट की हैं। ये सब डेटा याद करना है। फंजाई की टोटल जातियां वर्टिब्रेट की टोटल जातियों से ज्यादा हैं। इंडिया में प्लांट की 45,000 जातियां हैं और एनिमल की 90,000 जातियां हैं। इंडिया में 1 लाख प्लांट की स्पीसीज खोजी जानी बाकी हैं और 3 लाख अभी एनिमल की स्पीसीज खोजी जानी बाकी हैं। यानी रॉबर्ट मे के अनुसार अभी 22% जातियां ही खोजी गई हैं, 78% अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। इंडिया के पास दुनिया का 2.4% लैंड एरिया है, लेकिन इंडिया का जो ग्लोबल डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन है 8.1% है। ठीक है, इसीलिए इंडिया एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। दुनिया में 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है, जिनमें इंडिया भी एक है, ब्राजील भी है, 12 है, सिलेबस में है नहीं आपके। ठीक है, ये जो डेटा हम याद कर रहे हैं प्रोकैरियोट के लिए नहीं है बेटा, क्योंकि प्रोकैरियोट के नंबर गिनने में दो दिक्कतें हैं। एक तो जो कन्वेंशनल परंपरागत टैक्सोनॉमिक मेथड है वो प्रोकैरियोटिक स्पीसीज के लिए सुटेबल नहीं। दूसरा, कई सारी प्रोकैरियोटिक स्पीसीज को लैब में कल्चर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इनवर्टिब्रेट को देखो बेटा, तो इनवर्टिब्रेट में यहाँ पर ये एक फिगर आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, जहाँ पर जो सबसे बड़ा इनवर्टिब्रेट का हिस्सा है वो इंसेक्ट है।
इंसेक्ट के बाद मोलस्क आते हैं यहाँ क्रस्टेशियन है और यहाँ पर अदर एनिमल। अब एनसीईआरटी ने जहाँ जो लिखा है वहीं पर आपसे पूछेगा और वहीं पर आपको बताना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी ने जहाँ पर जो चीज़ लिख दी है वहीं पे वो चीज़ आपको याद करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे यहाँ पर ये फिगर एनसीईआरटी ने बनाया है, तो इंसेक्ट जहां पर लिखे वहीं पर वो इंसेक्ट मानेगा, मोलस्क, क्रस्टेशियन, अदर एनिमल ग्रुप, है ना। तो जैसे वर्टिब्रेट में आप देखो, तो वर्टिब्रेट के आधे हिस्से में मछलियां हैं, फिर आप मछलियों के बाद इधर ऐसे चलो एंटी क्लॉकवाइज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। प्लांट की बात करो तो प्लांट का ये आपको दिया गया, ये आपके नीट में पूछा जा चुका है, इनवर्टिब्रेट वाला, वर्टिब्रेट का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, अगर अच्छे से आप पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक। आप अगर रफली पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिखाए गए हैं कि वर्टिब्रेट में ऐसे क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। इनवर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट में क्लॉकवाइज चलना, फिशेज आधी हैं, बाकी आधे में एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल सारे आ जाएंगे, ठीक। प्लांट का यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न हर जगह एक जैसा नहीं है, नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ जगहों पर पैटर्न बायोडाइवर्सिटी ज्यादा, कुछ जगहों पर कम है। दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट और दूसरा डिपेंड करता है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पर। दोनों के सवाल आते हैं। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट क्या है? लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट ये कहता है कि अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी की हम बात करें तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे डाइवर्सिटी घटती चली जाएगी। ट्रॉपिक जिनकी लैटिट्यूडनल रेंज 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ है, ट्रॉपिक में ज्यादा जातियां टेम्परेट या पोलर रीजन की तुलना में, कुछ एक्सेप्शन अगर छोड़ दिए जाएं तो। कोलंबिया जो कि इक्वेटर के पास में करीब 1400 जातियां बर्ड की हैं। न्यूयॉर्क जो कि 41 डिग्री नॉर्थ पे, वहां पर 105 जातियां बर्ड की हैं। और ग्रीनलैंड में केवल 56 जातियां हैं, क्योंकि यहाँ पर लैटिट्यूड 71 डिग्री नॉर्थ है। यानी जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज का नंबर घटता चला जाएगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में बर्ड की 1200 जातियां, इंडिया में बर्ड की 1200 जातियां हैं, क्योंकि इंडिया का ज्यादातर जो हिस्सा है, इंडिया का ज्यादातर जो हिस्सा है बेटा, वो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में आता है। और ट्रॉपिकल लैटिट्यूड आप जानते हैं ट्रॉपिकल की रेंज कम होती है, और इस वजह से यहाँ पर जितनी ज्यादा लैटिट्यूड होगा स्पीसीज का नंबर उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहा ए फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वाडोर, इक्वाडोर का एक जंगल है और वहां पर करीब 10 गुना ज्यादा जातियां हैं वैस्कुलर प्लांट की, एज कंपेयर टू द फॉरेस्ट इन इक्वल एरिया इन टेम्परेट रीजन लाइक मिडवेस्ट ऑफ द यूएसए। मिडवेस्ट ऑफ यूएसए एक टेम्परेट रीजन है, इक्वाडोर एक ट्रॉपिकल रीजन है, तो इक्वाडोर में वैस्कुलर प्लांट है टेरिडो जिम्नोइंजियो की जातियां 10 गुना ज्यादा हैं। अब दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट की है, जो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, करीब यहाँ 40,000 जातियां प्लांट की, 3,000 मछलियों की, 1300 बर्ड की, 427 मैमल की, 427 एम्फीबियन की, 370 रेप्टाइल की, और करीब 1,25,000 इनवर्टिब्रेट की जातियां हैं। और करीब 20 लाख इंसेक्ट स्पीसीज अभी खोजे जाने के इंतजार में बैठी कि आओ और खोजो और हमारा नाम रखो। कितनी 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज अभी भी खोजी जानी बाकी है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। कुछ बात समझ में आई? अब ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी क्यों ज्यादा है टेम्परेट की तुलना में? 3 हाइपोथेसिस है। नंबर 1, स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। करें स्पीसिएशन समय पर डिपेंड करता है। टेम्परेट रीजन की तुलना में जो ट्रॉपिकल रीजन है बेटा वो अनडिस्टर्ब रहा है, जिससे वहां पर नई जातियों को विकसित होने का ज्यादा मौका मिला। दूसरा, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल है, मोर कांस्टेंट वहां पर इन्वायरमेंट है, और इस वजह से वहां निश स्पेशलाइजेशन हुआ। तीसरा, ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा सोलर एनर्जी है, ज्यादा सोलर एनर्जी होने की वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और इससे डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। अब आते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दिया गया अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा, जिन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल में अपनी खोज की, और उन्होंने पता लगाया कि अगर एक रीजन में स्पीसीज रिचनेस को हम देखें तो अगर हम एक्सप्लोर्ड एरिया को बढ़ाते जाएं तो स्पीसीज रिचनेस बढ़ती जाएगी,
लेकिन एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद हम इस एरिया बढ़ाएंगे, लेकिन वहां पर स्पीसीज का नंबर इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है। अब जो स्पीसीज या रिलेशनशिप का ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला s इज इक्वल टू सी ए टू पावर z के लिए अगर हम स्पीसीज और एरिया के बीच में रिलेशन निकालें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। लेकिन अगर हम लॉग लॉग स्केल की बात करें, अगर हम लॉग स्केल की बात करें तो लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप हमें मिलेगी। ठीक है। लॉग लॉग स्केल पे लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए हो जाएगा, जहां पर एस स्पीसीज रिचनेस है, ए एरिया है, जेड इज द स्लोप ऑफ लाइन जिसे रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, और सी जो है ये वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। अब जेड की जो वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 के बीच में होती है, और ये किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप यानी एरिया पर नहीं, स्पीसीज पर या रीजन यानी एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप बहुत बड़े एरिया के लिए, जैसे पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ले लें, तो वहां पर जो स्लोप ऑफ लाइन है वो मच स्टीपर हो जाएगा, नहीं जो जेड की वैल्यू है 0.6 से 1.2 के बीच में हो जाएगी। 0.6 से 1.2 के बीच में होगी, जैसे फ्रूगीओरस यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड के लिए, और मैमल के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो जेड की वैल्यू है 1.15 है। क्लियर। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। यहां ज्यादा सवाल आता नहीं, करें इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट है डेविड टिलमैन, उन्होंने बताया कि जिस इकोसिस्टम में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, ज्यादा डाइवर्सिटी होगी तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा डाइवर्सिटी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट यहां पर और दिया गया है, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये पॉल एहरलिक के द्वारा दिया गया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया? पॉल एहरलिक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। इन्होंने एयरप्लेन को इकोसिस्टम के एनालॉगस बताया, और इन्होंने कहा जैसे एक एयरप्लेन थाउजेंड ऑफ रिवेट से बना होता है, वैसे इकोसिस्टम थाउजेंड ऑफ स्पीसीज से मिलकर बना होता है। तो रिवेट और स्पीसीज जो होती हैं वो एनालॉगस हो गई। ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि पॉपिंग अ रिवेट का मतलब आ स्पीसीज बिकम एक्सटेंड, यही सब सवाल पूछे जाएंगे। फ्लाइट सेफ्टी का मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। तो ये एक एनालॉजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस किसने दिया? पॉल एहरलिक ने दिया था। अब आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, खूब पूछा जाता है। ठीक है। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड पर ह्यूमन के द्वारा कॉलोनी बनाने की वजह से करीब 2000 से ज्यादा बर्ड की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात करें 2004 के अनुसार, तो पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां खत्म हो गई हैं, जिनमें से 338 वर्टिब्रेट हैं, 359 इनवर्टिब्रेट हैं और 87 प्लांट हैं। कुछ एग्जाम्पल भी इनके दिए गए, जैसे डोडो नाम की एक चिड़िया मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हो गई, क्वेगा नाम का ऑर्गेनिज्म अफ्रीका से, थाइलेसिन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सिकाऊ रसिया से, और 3 सबस्पीशीज बाली जावा कैस्पियन ऑफ टाइगर, ये पिछले 500 वर्षों में एक्सटिंक्ट हो गई हैं। पिछले 20 वर्षों की बात करें तो 27 जातियां खत्म हो गई हैं। 20 सालों में 27, 500 सालों में 784 जातियां खत्म हो गई हैं। ठीक है। 15,500 जातियां दुनिया भर से इस समय खत्म होने वाली हैं, और इंडिया के लिए अगर देखें तो समरी में लिखा है मोर देन 650 स्पीसीज फ्रॉम इंडिया फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर इस समय देखें तो 12% बर्ड की जातियां खत्म होने वाली हैं, 23% मैमल की, 32% एम्फीबिया की, और 31% जिम्नोस्पर्म की स्पीसीज खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, पिछले अगर हम करीब 3 बिलियन साल की बात करें, ठीक है, मतलब 300 करोड़ साल की बात करें पिछले, तो करीब 5 एपिसोड हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के। मास मतलब बहुत ज्यादा नंबर में जातियां खत्म हुई हैं। अभी छठा एपिसोड चल रहा है। ठीक है, इस समय छठा एपिसोड चल रहा है, और ये पिछले 5 एपिसोड से कैसे अलग है? पिछले 5 एपिसोड का और अब जो छठा एपिसोड चला उसके रेट में अंतर है। ठीक है। छठे एक्सटिंक्शन का जो रेट है वो 100 से 1000 गुना ज्यादा है प्री ह्यूमन टाइम से। पहले जो 5 एपिसोड हुए वो तब हुए जब ह्यूमन नहीं था, उनका रेट कम था।
और आप सबकी जो एक्टिविटीज़ हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं फास्टर रेट के लिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर यही तरीका यूज होता रहा तो आने वाले 100 साल में आधी जातियां खत्म होंगी और 200 साल में सब धरती से खत्म हो जाएगा। अब बायोडायवर्सिटी का लॉस होगा तो इसका नुकसान क्या होगा? बायोडायवर्सिटी का लॉस होने की वजह से डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी कम होगी, लोअर रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल पर्ट्यूबेशन लाइक ड्रॉट, ड्रॉट जैसी समस्या से निपटने के जो एनवायरमेंट के तरीके हैं वो धीरे धीरे उनमें रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इंक्रीज वेरिएबिलिटी टू सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस, प्लांट प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन आ जाएगी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल। अब आते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी का लॉस क्यों हो रहा है? तो आप सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी, सब तुम ही लोग जिम्मेदार हो। 4 मेजर कॉज हैं इसके, इनको एवल क्वार्टेट कहते हैं, एवल क्वार्टेट। तो पूछा गया एवल क्वार्टेट किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी के लॉस से। पहला जो रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है एक्सटिंक्शन के लिए। ठीक है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले कभी धरती का 14% एरिया कवर करते थे, लेकिन अब ये 6% से कम कवर करते हैं, बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। जितनी देर में आप चैप्टर खत्म करोगे पढ़ के 1000 हेक्टेयर जंगल रेन फॉरेस्ट का और खत्म हो जाएंगे। अगर हम अमेजोन रेन फॉरेस्ट की बात करें, जिन्हें कहते हैं लंग ऑफ प्लेनेट, ये इतने विशाल हैं कि इनसे 20% जो दुनिया की 20% ऑक्सीजन है अकेले अमेजोन रेन फॉरेस्ट से आती है, इसलिए इनको लंग ऑफ प्लेनेट कहते हैं। इनके अंदर लाखों जातियां हैं। इनको तेजी से काट के खत्म किया जा रहा है सोयाबीन की खेती करने के लिए और चरागाह बनाने के लिए, ताकि बीफ कैटल को पाला जा सके, जानवरों को पालने के लिए। ठीक है। टोटल लॉस के अलावा पोल्यूशन भी नुकसान पहुंचाता है कई सारी जातियों को, है ना। और अगर एक बड़े हैबिटेट को छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया जाए तुम लोग की एक्टिविटीज की वजह से, तो मैमल और बर्ड जिनको बड़ा एरिया चाहिए और जिनमें माइग्रेशन की हैबिट होती है वो बैडली अफेक्ट होते हैं और उनकी पॉपुलेशन घट जाती है। दूसरा जो कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब अत्यधिक शोषण करना। पिछले 500 वर्षों के दौरान स्टीलर सिका और पैसेंजर पिजन ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गए हैं और कई सारी मरीन फिश की जातियां भी एक्सटिंक्ट होने वाली हैं। तीसरा जो कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, दैट इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलियन स्पीसीज इन्वेजन में पहला केस है नाइल पर्च। नाइल पर्च मछली है जिसको लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस किया गया ईस्ट अफ्रीका में, और इसकी वजह से लेक विक्टोरिया में 200 से ज्यादा सिचिलिड फिश की स्पीसीज खत्म हो गई। ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में कैरेट ग्रास, पार्थीनियम, ये इन्वेजिव स्पीसीज है। लेंटिन और वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया को तो आप जानते ही। ठीक है। इसके अलावा जो अफ्रीकन कैटफिश है, इनको क्लेरियस गैरीपाइनस, इनको इंडियन रिवर में इलीगल तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया और इनसे जो इंडिजिनस कैटफिशेज, हमारी देसी जो कैटफिशेज, उनके लिए खतरा पैदा हो गया। तो इंडिया में 4 एलियन स्पीसीज याद करनी, कैरेट ग्रास, लेंटेना, वाटर हाइसिंथ एंड अफ्रीकन कैटफिश। और एक जो ये नाइल पर्च है बेटा, ये भी एलियन स्पीसीज है, लेकिन ये ईस्ट अफ्रीका के केस में हो जाएगी। चौथा कारण है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब एक जाति की वजह से दूसरी जाति खत्म हो जाए। ये कहाँ मिलेगा? को इवॉल्व प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म में। जैसे फिग और वेस्प है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जिंदा रह सकते हैं। अब किसी वजह से अगर फिग प्लांट खत्म हो जाए तो वेस्प भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच म्यूचुअलिस्टिक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। तो अगर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेट टाइप का रिलेशन है, और एक जाति खत्म हो जाए तो दूसरी जाति भी खत्म हो जाएगी। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। 2 सवाल हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों बचाएं, और फिर है बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाएं। तो बायोडाइवर्सिटी को क्यों बचाएं, 3 कारण है इसके। एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, तीसरा एथिकल। नैरोली यूटिलिटेरियन क्या कहता है कि बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन को डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं, जैसे फूड, सीरियल अनाज के रूप में, पल्सेस दाल के रूप में, फल के रूप में, फायर जलाने वाली लकड़ी फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैनिन, लुब्रिकेंट, डाइज, रेनिन, परफ्यूम एंड प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। 25% दवाइयां जो मार्केट में बिक रही हैं वो प्लांट से मिलती हैं, और 25,000 जातियां प्लांट की ट्रेडिशनल मेडिसिन के तौर पे यूज होती हैं। मतलब जैसे नीम हो गया, पुदीना हो गया, तुलसी हो गया, है ना। इन सबको 25,000 जातियां ऐसी प्लांट की जिनको दवाइयों के तौर पे यूज करते हैं।
ठीक है। एक टर्म यहाँ पर आता है बायो प्रोस्पेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछ सकता है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग का रिलेशन किससे है, तो आप कहोगे नैरोली यूटिलिटेरियन से। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करते हैं, जैसे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ये 20% टोटल ऑक्सीजन हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को प्रोवाइड करते हैं, ठीक, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है, ये जो ऑक्सीजन हमें मिल रही है बेटा, ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ये ऑक्सीजन हो जाएगी, ऑक्सीजन जो हमें मिल रही, ये ऑक्सीजन का मिलना ब्रॉडली यूटिलिटेरियन हो जाएगा। इसी तरह से पॉलिनेशन, ये भी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा जैसे पॉल्यूशन के अलावा करें एस्थेटिक प्लेजर, जो आध्यात्मिक सुख मिलता है, वॉकिंग थ्रू द थिकवुड, घने जंगलों के बीच से निकलो और जो सुख मिलेगा, तभी तो लोग तपस्या करने जाते थे। वॉचिंग स्प्रिंग फ्लावर इन फुल ब्लूम और वेकिंग अप ऑफ बुलबुल सॉन्ग इन द मॉर्निंग, इनकी कोई कीमत नहीं, जिन चीज़ों की कीमत नहीं हो सकती है वो कहाँ रखे जाएंगे, ब्रॉडली में, और जिनकी कीमत हो सकती है वो कहाँ रखे जाएंगे, नैरोली में। अब आते हैं इथिकल। इथिकल आर्ग्यूमेंट की बात करें बेटा, तो इथिकल में क्या आ जाएगा, इथिकल में मतलब नैतिक कर्तव्य है यार, ये हमारी जिम्मेदारी इंसान होने के नाते कि हम बायोडाइवर्सिटी को बचाएं। तो कैसे बचाएंगे, चलिए बाबा जी देखते हैं कैसे बचाएंगे बायोडाइवर्सिटी को। ये तो समझ में आ गया कि क्यों बचाएं, अब क्यों बचाएं तो समझ में आ गया, तो अब कैसे बचाएं, तो कैसे बचाएंगे चलिए देखते हैं। दो तरीके हैं बायोडाइवर्सिटी को बचाने के, और खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो तरीके, एक इन सीटू कंजर्वेशन और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। जैसे कोई मान लो टाइगर है, टाइगर एक जंगल में रहता है, अगर हम उसको बचाने के लिए जंगल को प्रोटेक्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड इन सीटू कंजर्वेशन। जहां वो रहता है वहीं बचाएं तो इन सीटू, लेकिन टाइगर को जंगल में खतरा है, उसको लाके हम चिड़ियाघर में रख के बचाएं तो एक्स सीटू कंजर्वेशन खत्म। खूब पूछा जाता है ये। इन सीटू कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में 3, बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 14, नेशनल पार्क इंडिया में 90, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 इंडिया में, सेक्रेड ग्रूव इनके नाम अलग से बता देंगे, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करें, इन सीटू कंजर्वेशन है, यहाँ पर हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, बहुत ज्यादा जातियां हैं। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, एंडेमिज्म खूब पूछा गया नीट में। एंडेमिज्म का मतलब क्या, स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया नॉट फाउंड एल्सवेयर। जैसे कंगारू है, कंगारू दुनिया में केवल ऑस्ट्रेलिया में और कहीं नहीं पाया था, तो ये एंडेमिज्म हो गए, यानी कंगारू इज एंडेमिक टू द ऑस्ट्रेलिया। एसिलरेटेड हैबिटेट लॉस, बहुत तेजी से हैबिटेट लॉस भी हो रहा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। नॉर्मन मेयर्स के द्वारा 25 हॉटस्पॉट पहले बताए गए, फिर 9 और जोड़े गए। इस समय दुनिया में टोटल 34 हॉटस्पॉट हैं। जो इंडिया की बात करें, 3 हॉटस्पॉट इंडिया को कवर करते हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक का नाम है, एक है हिमालय और तीसरा है इंडो बर्मा, वाई से याद कर सकते हैं, वाई, ठीक। अब सारे हॉटस्पॉट दुनिया का 2% से कम एरिया कवर करते हैं, लेकिन सारे हॉटस्पॉट दुनिया की बायोडाइवर्सिटी में 44% कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर अगर स्ट्रिक्ट प्रोटेक्ट कर दिया जाए हॉटस्पॉट को, तो जो मास एक्सटिंक्शन चल रहा है छठा वाला, वो करीब 30% तक कम हो सकता है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है। इंडिया में बता ही दिया गया कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है 14 है, नेशनल पार्क 90 है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 है, ये आपको याद करना है। यहाँ पर मैंने इनके बारे में कुछ आपको बताया, ये जरूरत नहीं है आपको याद करने की, ठीक। एनसीईआरटी में डिटेल में ये सब नहीं दिया गया, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। ये कोर जोन पूछा था आपके नीट में एक बार, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, ये ध्यान रख सकते हो, ठीक है। नेशनल पार्क ये भी डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये सब मैंने लिख के दिया है यहाँ पर, लेकिन इन सबको पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, इसको अब सेक्रेड ग्रुव पढ़ना है। पवित्र स्थल कहते हैं, पवित्र स्थल या सेक्रेड ग्रुव ऐसी जगह होती है जहाँ पर जानवरों की, पेड़ों की पूजा की जाती है और उनको टोटल प्रोटेक्शन दिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश। अब सेक्रेट प्लांट की बात करें बेटा, तो ऑशिमम सैंक्टम, तुलसी आप जानते हैं पवित्र पौधा है, बेल का पौधा, पीपल, ये सब सेक्रेट प्लांट होते हैं। अब जो मेघालय के सेक्रेट ग्रुव हैं, वहां पर कुछ ऐसे प्लांट हैं बेटा जो लास्ट रिफ्यूजेस हैं, यानी आखिरी हैं, वहां से खत्म हो गए, अब दुनिया में कहीं नहीं पाए जाएंगे। एक सीटू कंजर्वेशन में जूलॉजिकल पार्क, जू जिसको कहते हैं चिड़ियाघर,
उधर आपको द लिविंग वर्ल्ड में ही बताया था इस बारे में कि ये जो जूलॉजिकल पार्क हो गए, बॉटनिकल गार्डन हो गए, ये बेटा आपके टैक्सोनॉमिकल ऐड भी और इन सिटू कंजर्वेशन के तरीके भी। बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, इस यहाँ ध्यान देना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू है और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्स सिटू कंजर्वेशन। जीन बैंक, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, टिश्यू कल्चर टेक्निक, पॉलन बैंक, फील्ड जीन बैंक, ये सारे सवाल नीट पूछे गए। होम गार्डन, एक्वेरियम, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल एफर्ट के बारे में। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ इंटरनेशनल एफर्ट भी किए गए हैं, जैसे अर्थ समिट। ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई 1992 में, और यहाँ पर सस्टेनेबल मैनर में बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बात की गई। वर्ल्ड समिट हुई जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका 2002 में। 190 देशों ने इस समिट को अटेंड किया और कहा बायोडाइवर्सिटी में जो लॉस हो रहा है इसको सन 2000